हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो देर न लगाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे यूएनएफ ट्रिपल सी। जैसा कि आपको पता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, या ये कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस ने एक फ्रेमवर्क बनाया था क्लाइमेट चेंज पर, तो यूएनएफ ट्रिपल सी इसी को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो बेसिकली आप सब अवगत है इस बात से कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो जलवायु परिवर्तन पर इसीलिए 1992 में एक कन्वेंशन लेकर आया गया, जिसका नाम यूएनएफ ट्रिपल सी रखा गया। ठीक है, और इसके बारे में सारी चीज़ें ईच एंड एवरी डिटेल हम इस क्लास में जानेंगे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर कर आ रहे हैं आपके एग्जाम्स पर। चाहे आप किसी भी टाइप का एग्जाम देख लो, चाहे आप पीसीएस देख लो, चाहे आप यूपीएससी देख लो, चाहे आप एसएससी देख लो, इवन आप कोई नॉर्मल एग्जाम जैसे कि सी टेट या टीचिंग से रिलेटेड भी देखेंगे, पुलिस से रिलेटेड भी देखेंगे, या तहसीलदार से रिलेटेड देखेंगे, पटवारी से रिलेटेड देखेंगे, या फिर आप एक मतलब छोटे से लेकर, कहने का मतलब ये है कि छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एक टॉपिक बन गया है। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखकर भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम को कैटर करने वाले हो, किसी भी एग्जाम के लिए बैठने वाले हो, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी। तो गाइज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी है। ठीक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो कि वैश्विक जो मुद्दे हैं उसको संबोधित करती है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, जैसे कि ओजोन के बारे में, ठीक है, जो ओजोन लेयर है उसके बारे में, जैसे कि प्लास्टिक्स के बारे में, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो यानी कि ऑल अबाउट द क्लाइमेट चेंज। ओके, तो जलवायु परिवर्तन सभी देशों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए, कोई भी देश मना नहीं कर सकता कि जलवायु उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई चेंजेस यूरोप में आ रहे हैं तो उसका असर जो है वो अफ्रीका में नहीं पड़ेगा, है ना, या अफ्रीका में चेंजेस आ रहे हैं तो उसका असर एशिया में नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये कोई बाउंड्री तो खींचता नहीं है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ये पूरे वर्ल्ड को ही प्रभावित करता है, इसीलिए सभी देशों का विषय है, चिंता का विषय है। ओके, ये ठोस समझौतों को बनाने का आधार भी है यूएन एफ ट्रिपल सी, इसीलिए इसकी हर वर्ष जो है कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है उसकी बैठकें होती है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर हर वर्ष होती है ये। वो इसीलिए कि जितने भी समझौते पूरे साल जो भी चेंजेस करने हैं, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैं उनसे कौन कौन सी चीजें करवानी है, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक जरिया है किसी भी देश के बारे में जो नीतियां हैं या जिस तरह का कंडक्ट उनका देश करेगा, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल एरिया उनका, वो गवर्नमेंट ही कर सकती है ना। तो उनके हेड्स जो होते हैं वो समिट्स में आते हैं और उनको बताया जाता है कि क्या चीजें हैं और कैसे करनी है। तो बेसिकली ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है, यहाँ ठोस समझौतों को बनाने के आधार प्रदान करता है यूएनएफ ट्रिपल सी की जो कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठकें हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस उनको बाध्यकारी प्रतिबंध लगाने की क्षमता भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है, इन्हीं कन्वेंशंस में है। ओके, अब बात कर लेते हैं। देखिए, वो तो बात थी कि भाई वो क्यों ज़रूरी है, और उसने एक मोटा-मोटी मैंने आपको एक उसका इंट्रोडक्शन दिया यूएनएफ ट्रिपल सी का। अब हम बात करेंगे पूरी तरह से कि यूएनएफ ट्रिपल सी कब स्थापित हुआ, कब लागू हुआ, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके अंतर्गत जो काम करने की जो प्रक्रिया है वो किसके थ्रू होती है, इसके अंतर्गत और भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो गठन हुआ है, या जो बहुत सारे अभी समय हुए हैं उनमें क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है? या नए लेकर आए हैं जो अभी समय है, यानी कि कन्वेंशंस, अभी समय यानी कि कन्वेंशंस कौन-कौन से इंट्रोड्यूस हुए हैं, कौन-कौन सी कोप इम्पोर्टेंट रही हैं, और किन-किन कोप में कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीज़ें प्रतिबंधित हुई हैं, ठीक है? और कब कौन-सी कोप कौन से देश में कंडक्ट हुई हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस क्लास में मिलने वाली है। इसके अलावा जो भारत है उसकी भागीदारी क्या रही है, ठीक है? मोटा-मोटी यानी कि जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एरिया से, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, देखिए, मैंने ज़्यादा वही चीज़ें यहाँ पे, अगर आप मेरी क्लास को देखेंगे तो आपको लगेगा भी, आपको अंतर महसूस होगा और क्लासेस में और मेरी क्लासेस में, कि यहाँ सिर्फ टू द पॉइंट बात की गई है, सीधी बात है। ठीक है, तो यूएनएफ ट्रिपल सी की जो स्थापना है वो 9 मई 1992 में हुई थी। जो फर्स्ट सॉरी 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था वहां पर, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन, हिंदी में पृथ्वी सम्मेलन कहेंगे, इंग्लिश में अर्थ समिट। तो जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में,
ठीक है, कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ये ध्यान रखना है, ब्राजील की राजधानी नहीं है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, लोगों को कंफ्यूजन होता है। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। रियो डी जेनेरियो एक सिटी है और ये पहले हुआ करती थी, इसकी कैपिटल अभी ब्राजीलिया है। ओके, तो ये जो UNFCCC जो है, इसकी स्थापना तो हो गई 9 मई 1992 में, लेकिन जो लागू हुआ ये समझौता, वो हुआ 21 मार्च 1994 में, ठीक है। इसमें 194 पक्षकार हैं, यानी कि स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसमें मोस्टली जो UN के जो देश हैं, ठीक है, वो शामिल है। सारे नहीं है, लेकिन मोस्टली वो शामिल है। इसके अलावा कई संगठन भी शामिल है, इसीलिए 194 नंबर है ये पक्षकार की, ठीक है। तो ध्यान सिर्फ इस पे फोकस रखना है कि 194 पक्षकार हैं। ओके, अब उद्देश्य क्या है UNFCCC का? हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें मेनली है कि जो प्राकृतिक अनुकूलन है उसको स्थापित करना इकोसिस्टम में, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अभी प्रतिकूल प्रभाव जो हुए हैं उसकी वजह से जो बैलेंस है हमारी पृथ्वी का या प्रकृति का, वो बिगड़ चुका है। तो उसको पुनः स्थापित करना, उसकी प्रक्रिया को वापस उसी अवस्था में लाने की कोशिश करना, ठीक है, ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है खाद्य उत्पादन से समझौता ना किया जाए, यानी कि जो ये चेंजेस या पुरानी जो पोजीशन है वो इस तरह से लानी, टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज करना हेल्दी वे में कि जो अभी खाद्य उत्पादन हो रहा है उसके साथ समझौता ना हो, यानी कि जितना उत्पादन अभी हो रहा है उसको घटाने के मतलब घटाया ना जाए, उसको बढ़ाकर ही रखा जाए, बट फिर भी अनुकूलन बना लिया जाए, ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दूसरों आने वाली पीढ़ियों के जो अधिकार है, हक या प्राकृतिक अधिकार होंगे प्रकृति में, उनको छेड़े बगैर जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी जरूरतों को भली भांति पूरा कर सके, ठीक है। सतत आर्थिक विकास को संभव बनाना, यानी कि लगातार आर्थिक विकास होता रहे बिना प्रकृति का शोषण किए हुए, है ना, बिना प्रकृति या प्राकृतिक शोषण किए हुए आर्थिक विकास को बनाए रखना। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी से कहो या साइंस से कहो या ऐसी क्या कहते हैं उसे, ऐसी संभावनाओं को तलाश करना जिसकी वजह से प्रकृति को परेशानी ना हो और आर्थिक विकास के अन्य स्रोत उसको बढ़ावा देने के लिए निकल जाए, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, है ना। तो ग्रीन एनर्जी, एनर्जी की हमारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। हम ग्रीन एनर्जी कहाँ से ले सकते हैं? विंड से, सोलर से और वाटर से, ठीक है, हाइड्रो। तो यानी कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो रही है और प्रकृति को भी कोई हम परेशानी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे सोर्सेज पता करना रिसर्च के थ्रू या टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं COP, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जितनी भी अभी तक आपने COP30 का नाम सुना होगा, ठीक है, COP30, ठीक है, COP29 अभी रिसेंटली हुई है। तो वो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके पीछे क्या रीजंस थे, ठीक है, ये सब। तो जो कोप है उसको कंडक्ट कराने के लिए ऐसा तो नहीं है कि उठकर आगे सारे जितने भी लीडर्स हैं जहां पर भी कोप ऑर्गेनाइज हुआ, है ना, और चलो भी स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, ऐसा तो नहीं होता। तो इसके पीछे कई इसके ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऑफिसेज हैं, कौन कौन से जो सहायक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, एसोसिएशंस हैं, जिनकी वजह से पूरे साल क्या करना है क्या नहीं करना है उसका एक खाका तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब कोप कंडक्ट होती है किसी भी देश में, तो एक ड्राफ्ट वगैरह जो बना हुआ होता है उस पर समझौते किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये सारी जो प्रोग्रामिंग है ये कौन करते हैं? ये सहायक निकाय होते हैं, सचिवालय होते हैं और वित्त पोषण तंत्र, बिना पैसे के तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो सहायक निकाय क्या काम करते हैं? वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह देते हैं, ठीक है। सचिवालय बेसिकली ये स्थापित है जर्मनी बोन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सचिवालय कोप का कहाँ पर है? जर्मनी बोन में, बोन शहर है जर्मनी का। यहाँ पर कॉन्फ्रेंसिस और कोप और जो इसके सहायक निकाय का जो संचालन वगैरह है, सूचना वितरण, यानी कि देशों को ये सूचनाएं वितरित करना कि क्या करने वाले हैं कोप में, आगामी कोप में, और जो पीछे जो कोप्स हुए हैं उसकी एक तरह से एनालाइज करना उसको, वो सारी जो चीजें हैं वो इस सचिवालय के थ्रू होती है जो कि जर्मनी बोन में स्थापित है। ओके, फिर बात आती है वित्त पोषण तंत्र, यानी कि जो फाइनेंसेस है या उसका जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो कहाँ से ऑपरेट होता है? वो उसके दो मेन आपको ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगे। एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो कि यानी कि जो ग्लोबली एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है, ठीक है, यानी कि ये फंड करती है, किसको फंड करती है? COP को, ठीक है। अभी जो ब्राजील में रिसेंट COP29 हुआ है उसमें 1.4 बिलियन जो डॉलर्स हैं, US डॉलर्स हैं,
वो यहाँ पर एप्रिशिएट किए गए हैं, यानी कि वो इनको दिए गए हैं, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं ऑलरेडी, उसमें तेज़ी लाई जा सके। जो इतना धीरे जो प्रोसेस चल रहा है, उसको तेज़ किया जा सके, ठीक है? इसके अलावा जीसीएफ, जीसीएफ यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में निर्मित हुआ था, जो कि कोप 16 में स्थापित हुआ, ठीक है? तो जब कोप 16 हुआ, उस वक़्त कब हुआ कोप 16? 2010 में, तब ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया गया था, ठीक है? बेसिकली जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये बनाया गया था विकासशील देशों के लिए, कि जो भाई यूएनएफसीसी के बहुत सारे उद्देश्य हैं ना, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज के लिए या जो ग्रीन हाउस गैसेज़ है, उनको खत्म करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीकी है या रिसर्च है या अपने इंडस्ट्री को रीरूट करना है, ठीक है? दोबारा से स्टार्ट करना है, वो जो पहले से जो रास्ता है उसको बदलना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कैसे करेगा विकासशील देश? उनके पास तो खुद अपने आप को सस्टेन करने के लिए वित्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ग्रीन क्लाइमेट फंड उनको फंड करेगा, जिससे कि यूएनएफसीसीसी के उद्देश्य वो ईज़िली प्राप्त कर सके, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं जीईएफ, जो अभी हमने यहाँ पर जीईएफ पढ़ा, इसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ है कि बेसिकली ये काम क्या करता है। तो ये 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए वित्त देता है, यानी कि 5 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या 5 इम्पोर्टेंट जो कोप्स हुए हैं, उसमें जो डिसीजंस हुए हैं, उसमें जो अभी समय हुए हैं, उनको या जो डिसीजंस हुए हैं, उनको फंड करता है जीईएफ, ठीक है? सबसे पहला तो जो पारा, पारा यानी कि मरकरी, मरकरी, एम फॉर मरकरी, एम फॉर मिनीमाता, ठीक है? ये जो मिनामाता अभी समय है, मिनामाता जापान, ठीक है? तो ये अ, अभी समय 2013 में हुआ और ये लागू हुआ 2017 से। तो ये मरकरी के ऊपर था कि बहुत सारी चीज़ों में जो मरकरी का कंटेंट है, वो डाला जाता है, जिससे कि पूरे जो क्लाइमेट पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, ठीक है? और हेल्थ पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है, अगर आपको पता है तो। तो बेसिकली जो मरकरी, अगर आपको याद होगा, तो आपके जो दाँतों में, जो दाँतों से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी डाला जाता है, ठीक है? ये हार्मफुल होता है, तो इसलिए ज़्यादा ये इनटेक नहीं करना चाहिए मरकरी को, ओके? उसके बाद है स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, पर स्टॉकहोम अभिसमय हुआ था 2001 में। ये लागू हुआ 2004 में, ठीक है? ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है लागू कब हुआ या ये स्थापित या स्टार्ट कब हुआ, ठीक है? उसके बाद है जैव विविधता पर यूएनसीबीडी, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, यानी कि ये जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी पर कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, ये 1993 में लागू हुआ, ठीक है? इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में जान रहे हैं, तो उसके अंडर जो जीईएफ है, वो इन सबको फाइनेंस करता है, ठीक है? उसके अलावा यूएनसीसीडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, ठीक है? डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थलीकरण, यानी कि जो मरुस्थल हो गए हैं बहुत जगह पर, नए-नए मरुस्थल बन गए हैं या उन जो ऑलरेडी मरुस्थल थे, उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया है, तो वो नया एरिया बन गया है ना, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए या उसको पुरानी अवस्था में पहुँचाने के लिए या जो नए मरुस्थल बन रहे हैं, बनने की अवस्था में हैं, उसको ना बनने देने के लिए ये यूएनसीसीडी का अ, की स्थापना हुई, ठीक है? तो ये 1994 से हुआ शुरू, ठीक है? उसके बाद है यूएनएफसीसीसी, ये तो हमने बात करी ली, 1992 में बना था, स्थापना हुई थी और 1994 से ये लागू हुआ, ठीक है? तो इसको भी फंड करता है कौन? जीईएफ। तो आपको ध्यान रखना जीईएफ जो है यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये सिर्फ यूएनएफसीसीसी को ही फंड नहीं करता है, बल्कि जो मरकरी मरकरी से रिलेटेड, पीओपी से रिलेटेड और बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड और डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड अभिसमयों को या कार्यक्रमों को भी फंड करता है, ठीक है? यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट फंड्स जिन प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी है, वो जीईएफ उनको देता है। और जो जीसीएफ है, यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसका ध्यान रखना है, इसका एसोसिएशन या इसका जो संबंध है, वो विकासशील देशों को सहायता, जो यूएनएफसीसी के उद्देश्य है, उनको प्राप्त करने के लिए है, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया। जीईएफ 5 मेन जो कन्वेंशंस हैं उनको फंड करता है, जबकि जीसीएफ ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो विकासशील देशों को यूएनएफसीसीसी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनको सहायता देने के लिए है, ठीक है? अब बात आती है यूएनएफसीसीसी की, ठीक है? अच्छा, ये मैंने इसलिए लिया है ये क्योंकि मैं भी कंफ्यूज रहती थी कि जीसीएफ और जीईएफ में क्या फ़र्क है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क है? चलिए, अब हम बात करेंगे प्रमुख जो सीओपीज़ हुए हैं अभी तक, ठीक है? तो सबसे पहला जो देखिए 1994 में तो क्या हुआ? 1994 में तो शुरू हुआ था, 1992 में स्थापना हुई और लागू हुआ 1994 में। उसके जस्ट बाद 1995 में पहला सीओपी हुआ
जो कि बर्लिन में हुआ, ठीक है, बर्लिन में हुआ, बर्लिन यानी जर्मनी। आपको ध्यान रखने हैं शहर के नाम, और ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा कौन सा शहर कौन से देश में है। बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख तो दिए हैं, लेकिन कुछ मैंने नहीं लिखे हैं, मुझे लगा कि आपको पता होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्लास के दौरान मैं इनको लिखवा दूंगी। तो बर्लिन जो है वो है जर्मनी में, बर्लिन जर्मनी का शहर है, जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की गई सबसे पहले, कि उत्सर्जन कम होना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल है प्रकृति के लिए, ठीक है, ये हार्मफुल गैसेस हैं, इसीलिए इनका उत्सर्जन कम किया जाना चाहिए, ये बात की गई पहले सीओपी में, जो कि बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सिर्फ देखो वही लिखा है जो इंपॉर्टेंट। 1995 में पहला, इधर है नंबर्स कि सीओपी कब कौन सा है, ये सीओपी 1 है, 1995 में हुआ, बर्लिन जर्मनी में हुआ, और इसमें बात की गई ग्रीन हाउस गैसेस की, और बात की गई ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कि उनका उत्सर्जन कम हो, और यहीं से स्टार्ट हो गया क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा। इसीलिए लास्ट में तुमने देखा होगा, सॉरी आपने देखा होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो क्योटो जो है वो यहीं से एक तरह से प्रोसेस शुरू हो गया, और 1997 में जब तीसरा सीओपी हुआ क्योटो में, क्योटो जापान में है, जब यहाँ पर सीओपी 3 हुआ, तो यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल एक तरह से हस्ताक्षर किया सभी देशों ने, ठीक है, हस्ताक्षरित हुआ, ओके। और इसमें क्या बात की गई, इसमें बात की गई कि 2000 से 2008 से 2012 तक सभी देश 1990 का जो स्तर था, किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है, उस स्तर से भी 5.2% कम करेंगे। कब, 2008 से 12 के बीच, ठीक है। 1990 का जो स्तर था, कोई भी स्तर हो सकता है, ठीक है, 1990 का देखना है, 1990 का जो भी स्तर था, कब बात हो रही है, ये 1997 में बात हो रही है कि 1990 का जो स्तर था उससे 5.2% कम उत्सर्जन करना है, किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का, और ये टाइम पीरियड है 2008 से 2012 के बीच में ये कम कर देना है, ठीक है। यानी कि एक तरह से यहाँ पर बात हुई स्वच्छ विकास तंत्र की, यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात हुई यहाँ पर। उत्सर्जन का जो व्यापार है एक तरह से, उस पर भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप पर बातचीत शुरू हो गई यहाँ पर, कि जो व्यापार है वो ऐसी चीजों से रिलेट ना करे जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का यूज हुआ हो, और उस व्यापार को नकारा जाए या मना किया जाए या कम किया जाए। तो इस तरह की चर्चा यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र के ऊपर ज्यादा फोकस था, ओके। यानी कि विकास हो लेकिन स्वच्छ तरीके से हो, यानी कि ग्रीन हाउसेस गैसेस का कम से कम यूज हो या हो ही ना, ठीक है। उसके बाद 7th सीओपी होता है 2001 में, जो कि मराकेश में होता है। मराकेश मोरक्को एक देश है, अफ्रीकन देश है, ठीक है, अफ्रीकन देश है जो बिल्कुल इजिप्ट के जस्ट ऊपर है, वो देश मोरक्को है। नाम तो सुना हुआ, देखो मैं अब, नोरा फतेही का नाम सुना है, ये तो सबने देखी होंगी, हीरोइन है नोरा फतेही, वो मोरक्को की ही है, ठीक है। तो वहां पर 2001 में कोप 7, अब ध्यान रखना, 2001 में 7th सीओपी नोरा फतेही के देश में होता है, मोरक्को में, मोरक्को यानी मराकेश, एम फॉर मोरक्को, एम फॉर मराकेश में होता है। यहाँ पर बात की गई सीडीएम की, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ शुरुआत हुई है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर ये जो फोकस था 7th कोप का वो ही सीडीएम था, यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र के बारे में। यानी एक तरह से क्योटो को अंतिम रूप दिया गया, यहाँ क्योटो हस्ताक्षरित तो कर दिया गया, बाध्यकारी भी बना दिया गया, लेकिन अंतिम रूप के किस तरह से क्या प्रोसेस होगा, किस तरह का रूट बनेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, ये सारा जो प्रोग्रामिंग थी वो 2001 में 7वें सीओपी में की गई, ठीक है। अब आता है सीओपी 11th, देखिए 1, 3, 7 और 11th इंपोर्टेंट है। 2005 में कंडक्ट हुआ, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल है कनाडा में, ठीक है, तो कनाडा में हुआ ये। 2012 के बाद भविष्य की जलवायु वार्ताओं के लिए प्रक्रिया शुरू हुई, भाई बात हो रही है 2005 में, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम या जो एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है, या कहे कि भविष्य के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है कि कहाँ पर क्या करना है, ठीक है, प्लानिंग की जा रही है बेसिकली, ठीक है। तो प्लानिंग की जा रही है 2012 के बाद कि जलवायु से रिलेटेड जो बातें होंगी, यानी जो जलवायु से रिलेटेड जो भी प्लान होगा, किस तरह से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जो इसको प्रभावित कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, हार्मफुल जो भी डाइवर्जन्स हैं उनको जो कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो 2012 के बाद ही होंगी ना। तो ये 2005 में, यानी कि 7 साल पहले ही ये सोच लिया गया कि 2012 के बाद क्या चीजें नहीं होनी है और क्या चीजें होनी। अब बात है कोप 13 की, देखिए जो कोप 13 है वो 2007 में हुआ था बाली में। अब बाली कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, ठीक है, बाली है इंडोनेशिया।
तो इंडोनेशिया में बाली एक्शन प्लान यहाँ पर स्थापित किया गया। यहाँ पर